नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे खास पेशकश के साथ दिल्ली को दहला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस तो आप सभी को याद होगा। भूले नहीं होंगे आप उस केस को, क्योंकि तमाम ऐसी सारी चीजें थीं जो लगातार इस केस में सामने आ रही थीं। और ऐसे ही कुछ मामलों में आज न्यूज 18 इस पूरे केस से कुछ और चीजों से पर्दा हटाने वाला है। अब इस केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उसमें कैद है आफताब का सनदिल कर देने वाला कबूलनामा। जी हां, वो कबूलनामा जो आपकी आंखें खोल देगा, वो कबूलनामा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। कब, कैसे और किस तरह से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और कैसे उसके शव को ठिकाने लगाया गया, आफताब के कबूलनामे को सिलसिलेवार न्यूज 18 तरीके से समझाएगा। आप सुनेंगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और दिखाएंगे कैसे इस जघन्य वारदात को आफताब ने अंजाम दिया। श्रद्धा मर्डर केस में सामने आया है सनसनीखेज कबूलनामा। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसने कैसे और क्यों श्रद्धा का मर्डर किया। इस कबूलनामे का हर शब्द खौफनाक है, हर शब्द दरिंदगी से भरा हुआ है। आफताब के कबूलनामे से श्रद्धा मर्डर केस की हर गुत्थी सुलझती जाएगी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अपने गुनाह को कबूल करते हुए कई अहम राज उगले। आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा का मर्डर किया था। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने बताया कि श्रद्धा के मर्डर की पूरी हकीकत क्या है। ये कबूलनामा बेहद सनसनीखेज है। आफताब ने खुद श्रद्धा मर्डर के हर राज से खुद ही पर्दा उठा दिया है। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया, मैं श्रद्धा को लेकर पॉजिटिव था। झगड़े में मैं उसके साथ मारपीट कर देता था, जिसकी उसने शिकायत मुंबई में पुलिस से भी की थी। ब्रोकर राहुल रॉय के जरिए हमने छतरपुर में फर्स्ट फ्लोर पर किराए से घर लिया था। उस समय हम दोनों की कहीं जॉब भी नहीं थी। ज्यादातर पैसा ट्रिप में खर्च हो चुका था। हम दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर काफी झगड़ा होने लगा। 18 मई 2022 को शाम करीब 6:30 बजे श्रद्धा ने मुझे अपने किराए के घर वसई से जाकर घर का सामान लाने को कहा। टिकट भी पहले से ही बुक हो चुका था, लेकिन मैंने उसे तबीयत खराब होना बतलाकर जाने से मना किया तो वो गुस्सा हो गई और जाने की जिद करने लगी। मैंने उसे आधा पैसा खर्चे की बात देने की बात कही, जिस पर श्रद्धा आग बबूला हो गई और मुझे गाली गलौज करने लगी। 18 मई 2022 की शाम श्रद्धा और आफताब के बीच बेहद गंभीर लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद आफताब ये तय कर चुका था कि वो अब श्रद्धा को मौत के घाट उतार देगा, और वही आफताब ने किया भी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को अपने कबूलनामे में ये बताया कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट कैसे उतारा। 18 मई की शाम जो हुआ वो खुद आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया। मैंने श्रद्धा की झगड़ा करने और गाली देने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। मैंने उसको जान से मारने के लिए उसको पकड़कर फर्श पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से कसकर उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई, और फिर उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। उसके बाद से दुकान में मैंने एक हैंगर आरी खरीदी। घर पर आकर डेड बॉडी के दोनों हाथ के रिस्ट आरी से काटकर एक पॉलीथीन में बांधकर बाथरूम में ही रख दिया। 19 मई को मैंने छतरपुर की एक दुकान से एक बैग, एक चाकू और चॉपर खरीदा। इसके बाद मैंने एक फ्रिज खरीदा था। इसमें मैंने करीब 25,000 रुपए अपने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। शाम को मैंने श्रद्धा की डेड बॉडी के दोनों पैरों को एंकल से काटकर उनको बैग में डालकर काटे हुए बॉडी पार्ट्स को खरीदे हुए फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। आफताब ने दिल्ली पुलिस को अपने कबूलनामे में बताया कि श्रद्धा को मारने के बाद उसके खून के निशान को मिटाने के लिए उसने कई केमिकल खरीदे और उन्हीं केमिकलों का इस्तेमाल करके अपने घर से खून के निशान को मिटा दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि श्रद्धा के जो टुकड़े किए गए थे उन टुकड़ों का ठिकाना कैसे और कब लगाया जाए। आफताब ने कबूलनामे में बताया कि कैसे उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया
और कैसे शव के अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाया। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कैसे उसने श्रद्धा के शरीर के पार्ट्स छुपाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। आफताब ने दिल्ली पुलिस को एक एक शब्द बयां किया है। उसने बताया, 20 मई 2022 को मैंने श्रद्धा की डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए महरौली से लाल रंग का सूटकेस खरीदा, लेकिन सूटकेस भारी होने के चलते मुझे प्लान बदलना पड़ा। उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े जंगल में अलग अलग जगह पर फेंकने की दोबारा प्लानिंग की। शाम को उसकी बॉडी से उसका सिर और बाकी बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग कर लिया और उसके पेट से उसकी तड़ियां निकालकर पॉलीथीन में डालकर छतरपुर में डस्टबिन में डाल दिया। उसका सिर और उसकी उंगलियों को ब्लोटॉर्च से खराब कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। सिर को छोड़कर बाकी हिस्से छतरपुर पहाड़ी रोड के पास फेंक दिए। श्रद्धा के कुछ हिस्सों को शमशान घाट के पास नाले वाले जंगल, उसके एक हाथ का अंगूठा दान मिल की दीवार के पास और दूसरी हिस्से रेन बसेरा उत्तरपुर एन्क्लेव के पीछे जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिए। जो हड्डियां बची उन्हें ग्राइंडर से पीस कर पाउडर बना दिया और उसे 100 फुटा सड़क पर डाल दिया। दिल्ली पुलिस को दिए आफताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा के सिर को कई दिनों तक अपने पास फ्रिज में रखा। अब आफताब के पास सबसे बड़ी चुनौती थी श्रद्धा के सिर को डिस्पोज करने की। हालांकि इस पूरे मामले में वो कई दिनों तक प्लान बनाता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर श्रद्धा के सिर को डिस्पोज कैसे किया जाए। आफताब ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के सिर को गायब करने की पूरी हकीकत बयां की है। उसने बताया, उसके सिर को मैंने उसकी पहचान होने के डर से अपने पास फ्रीजर में रखा था और इसके बाद वारदात के करीब 3-4 महीनों बाद उसके सिर और चेहरे को ब्लोटॉर्च से डिसफिगर कर उसके बाल को काटकर उसकी पहचान मिटाने के बाद उसके सिर को वहीं छतरपुर एन्क्लेव के जंगल में फेंक दिया था और उसके बाल और कपड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। वारदात के बाद मैंने श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने ऑपरेट किया ताकि उसके दोस्तों को विश्वास हो जाए कि श्रद्धा जिंदा है। उसको मारने वाले दिन मैंने उसके मोबाइल से अपने अकाउंट में 54,000 रुपए 2 बार ट्रांसफर किए थे। मैंने श्रद्धा का मर्डर करके उसकी बॉडी को काटकर अलग अलग जगह फेंककर सबूत मिटाए हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए। आफताब का कबूलनामा बताता है कि उसने किस तरह श्रद्धा का मर्डर किया। न केवल श्रद्धा का मर्डर किया बल्कि उसके मर्डर से जुड़े तमाम सबूत को मिटाया। जिस तरह आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए वो किसी हैवानियत से कम नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में आफताब को जितनी भी सजा दी जाए उसकी इस हैवानियत का वो फिलहाल कम होगी, लेकिन आफताब के द्वारा किया गया वारदात उसे अपराध की दुनिया में खौफनाक कातिलों में से एक करार देती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे लुटेरी दुल्हन की। राजस्थान से मुगलसराय शादी करने आया एक परिवार जहर खुरानी का शिकार हो गया। चलती ट्रेन में दुल्हा और उसके परिवार को किसी और ने नहीं बल्कि दुल्हन और उसके साथी ने ही नशीली दवा चाय में पिला दी और दुल्हन सामान लेकर ट्रेन से फरार हो गई। जब दूल्हे को होश आया तब वो अस्पताल में था, जिसके बाद उसने पुलिस को पूरे मामले की आप बीती सुनाई। ससुर के पैर छूकर छूमंतर होने वाली ये बहू तस्वीर में बेहद संस्कारी लग रही है, लेकिन इसका सच सन्न कर देने वाला है। कहां दूल्हा दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था, कहां बाराती पल भर में अस्पताल पहुंच गए। शादी की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी कि दुल्हन ने अपना दूसरा रंग दिखा दिया। पल भर में परिवार बेहोश हो गया और दुल्हन छूमंतर हो गई।
बनारस से अपने बेटे की शादी करके वापस राजस्थान मर्दर ट्रेन के जरिए जा रहे एक परिवार जहर खुरानी का शिकार हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो दुल्हन थी वो ट्रेन से ही गायब हो गई है। कानपुर में उसके गायब होने की बात कही जा रही है। दरअसल राजस्थान के रहने वाले इस परिवार ने मुगलसराय में अपने बेटे की शादी फिक्स की थी। शादी के लिए परिवार अजमेर से मुगलसराय पहुंचा था। शादी की रस्म धूमधाम से हुई। परिवार खुशी खुशी बहू को विदा कराकर वापस राजस्थान के लिए निकला। लेकिन जिस ट्रेन में दूल्हा दुल्हन सवार थे, उसी ट्रेन में सवार था दुल्हन का प्रेमी। और फिर जो हुआ उसे कोई जान नहीं पाया। उन्होंने कुछ खिलाया था। खिलाने वाले अंकल भी थे पास में, वो सबको खिला रहे थे। अंदर बैठे सब फैमिली वगैरह सब अंदर ही बैठी थी। वहाँ से सब ट्रेन वगैरह स्टार्ट हुई, वाराणसी जंक्शन निकला। 2 घंटे तक तो सही था सब, 2-3 घंटे। उसके बाद में जो हुआ जो ध्यान नहीं। परिवार की माने तो जब वो सफर में थे तब एक शख्स उनकी बोगी में सवार हुआ, जिसने सबको खाने पीने की चीजें दी, जिसके बाद दूल्हा और उसका पूरा परिवार बेहोश हो गया। बेटा और थोड़ी देर से चले, 10-15 मिनट में निकला। कभी नमकीन निकाले, कभी बिस्किट निकाले, कभी मिक्सचर निकाले। अब बोले कभी क्या 5-7 चीजें निकाली उसने खाने का। बोले थोड़ी थोड़ी खाओ आप। हमने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। ऐसे थोड़ी होता क्या, सफर में तो सब मिलजुल के खाते हैं, ऐसे खाते। वैसे गृहस्थी जैसे लगे हम उनको। क्या दुल्हन ने ये सब चीजें की है? नहीं, दुल्हन ने नहीं की है चीज। तो दुल्हन चली कहाँ गई? हमारे को पता नहीं है ना, वो अंकल हमारे पास से बैठा था। यानी जहर खुरानी का शिकार परिवार किसी और की साजिश नहीं, बल्कि अपनी नई नवेली बहू की साजिश का शिकार बन गया। ट्रेन में बेहोश पड़ा परिवार जब इटावा पहुंचा, तब जीआरपी की उन पर नजर पड़ी, जिसके बाद पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता रहे कि हम लोग वहाँ टहलने गए थे और हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। कुछ लोग आए, हमको एक आदमी हमारे 40 साल का व्यक्ति आया हमारे पास और बैठ के हमें नमकीन कुछ खिला दिया, जिससे हम कारण बेहोश हो गए हैं। अब इसकी जांच की जाएगी। अब इन्होंने जब नोट कराएंगे वहाँ पर, तो हमारे उच्च अधिकारी इसमें जांच करेंगे इसकी। पुलिस जब पीड़ित परिवार को बोगी से निकाल रही थी, तो सीट के नीचे नींद की गोलियां पड़ी मिली, जिससे साफ हो गया कि दुल्हन और उसके साथियों ने ही चाय में नशीला पदार्थ पिलाया और कानपुर में सामान और गहने लेकर दुल्हन उसके साथी के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का जवाब दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने आज सदन में सरकार पर कई आरोप लगाए थे। अग्निवीर योजना, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। मेडिकल के नाम पर गेस्ट हाउस बनाया, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो, तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए
अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। 1981 में एक फाउंडेशन ने, जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। इधर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।